नमस्कार साथियों, मैं सीमा यादव। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज से शुरू करूँगी एक नया उपन्यास तमस, जो भीष्म साहनी जी द्वारा लिखित है। ये नेट के सिलेबस में भी लगा हुआ है और स्वतंत्रता के समय का है, जब देश हमारा आज़ाद हो रहा था। हिंदू मुस्लिम दंगे भड़के हुए थे। पंजाब क्षेत्र की ये कहानी है। हम देख सकते हैं कि जब देश हमारा आज़ाद हो रहा था तो लोगों ने कितनी मुश्किलों का, मुसीबतों का सामना किया, लेकिन कोई न कोई हर जगह ऐसा मिल जाता है, चाहे हिंदू हो मुस्लिम हो, सब में इंसानियत होती है। कुछ इसमें भी वैसा ही दिखाया गया है। शुरू करूंगी तमस। आले में रखे दिए ने फिर से झपकी ली। ऊपर दीवार में छत के पास से 2 ईंटें निकली हुई थीं। जब जब वहां से हवा का झोंका आता, दिए की बत्ती झपक जाती और कोठरी की दीवारों पर साए से डोल जाते। थोड़ी देर बाद बत्ती अपने आप सीधी हो जाती और उसमें से उठने वाली धुएं की लकीर आले को चाटती हुई फिर से ऊपर की ओर सीधे रुख जाने लगती। नत्थू की सांस धोंकनी की तरह चल रही थी और उसे लगा जैसे उसकी सांस के ही कारण दिए की बत्ती झपकने लगी है। नत्थू दीवार से लगकर बैठ गया। उसकी नज़र फिर सुअर की ओर उठ गई। सुअर फिर से किकियाया और अब कोठरी के बीचों बीच कचरे के किसी लसलसे छिलके को मुंह मार रहा था। अपनी छोटी छोटी आंखें फर्श पर गाढ़े गुलाबी सी थूथनी छिलके पर लगाए हुए पिछले 2 घंटे से नत्थू इस बदरंग कटीले सुअर के साथ जूझ रहा था। 3 बार सुअर की गुलाबी थूथनी उसकी टांगों को चाट चुकी थी और उनमें से तीखा दर्द उठ रहा था। आंखें फर्श पर गाड़े हुए सुअर किसी वक्त दीवार के साथ चलने लगता, मानो किसी चीज को ढूंढ रहा हो। फिर सहसा किकियाकर भागने लगता। उसकी छोटी सी पूंछ जहरीले डंक की तरह उसकी पीठ पर हिलती रहती। कभी उसका छल्ला सा बन जाता, लगता उसमें गांठ पड़ जाएगी, मगर फिर वह अपने आप ही खुलकर सीधी हो जाती। बाईं आंख में से मवाद बहकर सुअर की थूथनी पर चला आया था। जब चलता तो अपनी बोझिल तोंद को दाएं बाएं झूलने सा लगता। बार बार भागने से कचरा सारी कोठरी में बिखर गया था। कोठरी में उमस थी। कचरे की जहरीली वास, सुअर की चलती सांस और कड़वे तेल के धुएं से कोठरी अटी पड़ी थी। फर्श पर जगह जगह खून के चित्थे पड़ गए थे, लेकिन जरक के सामान के नाम पर सुअर के शरीर में एक भी जख्म नहीं हो पाया था। पिछले 2 घंटे से नत्थू जैसे पानी में या बालू के ढेर में छुरा घोंपता रहा। कितनी बार वह सुअर के पेट में और कंधों पर झुरा घोंप चुका था, लेकिन छुरा निकालता तो कुछ बूंदें खून की फर्श पर गिरती, पर जख्म की जगह एक छोटी सी लीक या छोटा सा धब्बा भर रह जाता था, जो सुअर की चमड़ी में नजर तक नहीं आता। और सुअर गुर्राता हुआ या तो नत्थू की टांगों को अपनी थूथनी का निशाना बनाता या फिर से कमरे की दीवार के साथ साथ चलने अथवा भागने लगता। छुरे की नोक चर्बी की तहों को काटकर लौट आती थी, अंतड़ियों तक पहुंच ही नहीं पाती थी। मारने को मिला भी तो कैसा मनहूस सुअर, भद्दा, इतनी भद्दी तोंद, पीठ पर के बाल काले। उसने कहीं सुना था कि सुअर को मारने के लिए उस पर खौलता पानी डालते हैं, लेकिन नत्थू के पास खौलता पानी कहाँ था। एक बार चमड़ा साफ करते समय सुअर की चर्बी की बात चली थी और उसके साथ ही भीखू चमार ने कहा था, सुअर की पिछली टांग पकड़कर सुअर को उल्टा कर दो। गिरा हुआ सुअर जल्दी से उठ नहीं सकता, फिर उसके गले की नस काट दो, सुअर मर जाएगा। 3 बार सुअर की चर्बी की बात चली थी और उसके साथ ही भीखू चमार ने कहा था, सुअर की पिछली टांग पकड़कर सुअर को उल्टा कर दो। गिरा हुआ सुअर जल्दी से उठ नहीं सकता, फिर उसके गले की नस काट दो, सुअर मर जाएगा।
नत्थू ये सब तरकीबें कर चुका था, एक भी तरकीब काम नहीं आई। उसके एवज उसकी अपनी टांगों और टखनों पर जख्म हो चुके थे। चमड़ा साफ करना और बात है, सूअर मारना बिल्कुल दूसरी बात। जाने किस खोटे वक्त उसने यह काम सिर पर ले लिया था, और अगर पेशगी पैसे नहीं लिए होते तो नत्थू ने कब का सूअर को कोठरी में से धकेलकर बाहर खदेड़ दिया होता। सूअर क्या करना होगा मालिक? हमारे सालोत्री साहब को एक मरा हुआ सूअर चाहिए डॉक्टरी काम के लिए, मुराद अली ने नत्थू से कहा था जब वह खाल साफ कर चुकने के बाद नल पर हाथ मुंह धो रहा था। सूअर का क्या करना होगा मालिक? नत्थू ने हैरान होकर पूछा। इधर पिगरी के सूअर बहुत घूमते हैं, एक सूअर को इधर कोठरी के अंदर कर लो और काट डालो। नत्थू ने आंख उठाकर मुराद अली के चेहरे की ओर देखा। हमने कभी सूअर मारा नहीं मालिक, और सुनते हैं सूअर मारना बड़ा कठिन काम है, हमारे बस का नहीं होगा हुजूर। खाल वाल उतारने का काम तो कर दें, मारने का काम तो पिगरी वाले ही करते हैं। पिगरी वालों से करवाना होता तो तुमसे क्यों कहते, यह काम तुम ही करोगे। और मुराद अली ने 5 रुपए का चरमराता नोट जेब में से निकालकर नत्थू के जुड़े हाथों के पीछे उसकी जेब में ठूस दिया। यह तुम्हारे लिए बहुत बड़ा काम नहीं है, सालोत्री साहब ने फरमाइश की तो हम इनकार कैसे कर देते। फिर मुराद अली ने लापरवाही के अंदाज में कहा, उधर मशान के पार पिगरी के सूअर घूमते हैं, एक को पकड़ लो। सालोत्री साहब खुद बात में पिगरी वालों से बात कर लेंगे। और नत्थू कुछ कहे या न कहे, मुराद अली चलने को हुआ। फिर अपनी पतली सी छड़ी अपनी टांगों पर धीरे धीरे ठकोरते हुए कहने लगा, आज ही रात यह काम कर दो, सवेरे सवेरे जमादार गाड़ी लेकर आ जाएगा, उसमें डलवा देना, भूलना नहीं। वह अपने आप सालोत्री साहब के घर पहुंचा देगा, मैं उससे कह दूंगा, समझ लिया। मुराद अली से रोज काम पड़ता था, नत्थू कैसे इनकार कर देता। जब कभी शहर में कोई घोड़ा मरता, गाय या भैंस मरती तो मुराद अली खाल दिलवा दिया करता था। 98 रुपया मुराद अली को भी देना पड़ता, मगर खाल मिल जाती। बड़े रख रखाव वाला आदमी था मुराद अली। कमेटी का कारिंदा होने के कारण छोटे बड़े सभी लोगों का उससे बड़ा काम पड़ता था। शहर की कोई सड़क न थी जिसके बीचों बीच लोगों ने मुराद अली को चलते न देखा हो। पतली बैंत की छड़ी झुलाता हुआ ठिगना काला मुराद अली जगह जगह घूमता था। शहर की किसी गली में, किसी सड़क पर किसी वक्त भी नमूदार हो जाता। सांप की सी छोटी छोटी पैनी आंखों और कटीली मूछों और घुटनों तक लंबा खाकी कोट और सलवार, सिर पर पगड़ी, उस पे बफ्ते थे। एक नत्थू हो गया, एक ये मुराद अली, ये इसके पात्र हैं। अगर हाथ में पतली छड़ी न होती तो भी, वह सिर पर पगड़ी न होती तो भी उसका कद ठिगना नहीं होता। मुराद अली खुद तो हुक्म चलाकर निकल गया। नत्थू की जान सांसत में आ गई। सूअर कहाँ से पकड़े और उसे काटे कैसे? नत्थू के मन में आया कि शहर से बाहर सीधा कहीं चला जाए, मगर उसके कदम पिगरी की ओर नहीं उठे। शाम के साए उतरने लगे थे जब गंदे पानी की पोखरों, गोबर के ढेरों और गर्द से अटी झाड़ियों के पास से घूमते हुए 3 सूअर उधर आ रहे थे। तभी उनमें से एक सूअर कचरा सूंघता हुआ आंगन के अंदर आ गया और नत्थू ने झट से किवाड़ बंद कर दिया। फिर झट से भागकर उसने आंगन के पार कोठरी का दरवाजा खोल दिया था और अपनी लाठी से सूअर को हाँकता हुआ कोठरी के अंदर ले गया। कोठरी के अंदर कचरा पहुंच जाने पर सूअर उसी में खो गया और नत्थू आश्वस्त होकर देर तक कोठरी के बाहर बैठा बीड़ियां फूंकता और अंधेरा पड़ जाने का इंतजार करने लगा। बहुत देर के बाद जब रात गहराने लगी तो उसने कोठरी के अंदर घुसा। दिए की मध्यम नाचती सी रोशनी में उसने देखा कि कचरा सारी कोठरी में बिखर गया है। उसमें से कीच की सी गंध उठ रही थी।
तब भी उसका मन आया था कि लपक कर कोठरी का दरवाजा खोल दे और सूअर को बाहर धकेल दे। और अब रात आधी से ज्यादा बीत चुकी थी और सूअर ज्यों का त्यों कचरे के बीचों बीच अलमस्त सा घूम रहा था। फर्श पर खून के धब्बे पड़ चुके थे। सूअर पहले की भांति जीता जागता कोठरी में मौजूद था, जबकि नत्थू की सांसें फूलने लगी, बदन पसीने से तर हो चुका। नत्थू ने देखा अब ऐसे नहीं चलेगा। दांत पीसकर बोला, यह मेरे बस का रोग नहीं है। आज मुझे क्या हो गया था जो मैंने ये पैसे उससे ले लिए। उसका मन हुआ एक बार फिर सूअर की टांगों को खींचकर उसे उल्टा गिराने की कोशिश करे, लेकिन अब उसके बस का न रहा। सूअर दाएं हाथ की दीवार से सिरे तक पहुंचकर बाईं ओर की दीवार के साथ साथ चलने लगा। नत्थू एक कदम पीछे हुआ। उसकी आंखें अभी भी सूअर की मुंह पर थीं। अब सूअर उसके ऐन सामने था, उसकी ओर बढ़ रहा था। इस स्थिति में उसकी पिछली टांग को पकड़कर पीछे की ओर खींचना, पीठ केवल गिर पाना असंभव हो गया। न जाने क्या कर बैठे, पर नत्थू बदभास हो रहा था। 2 बज चुके थे। जो काम पिछली शाम से अब तक नहीं हो पाया, अब पौ फटने से पहले कैसे हो जाएगा। पौ फटना मानो सुबह होना, 4 बजना। किसी भी वक्त जमादार का छकड़ा आ सकता है, और जो काम न हुआ तो मुराद अली का क्या भरोसा। दोस्त से दुश्मन बन जाए, खालें दिलवाना बंद कर दे, कोठरी में से उठवा दे, किसी से पिटवा दे, परेशान करे। नत्थू के हाथ पैर फूलने लगे। वह मन ही मन जानता था कि सूअर को पिछले पांव से पकड़ने पर सूअर काट खाएगा। सहसा नत्थू भन्ना उठा, बिना किसी स्पष्ट कारण के, जैसे उसके तन बदन में आग लग गई। या मैं नहीं रहूंगा या यह नहीं रहेगा, उसने कहा, और झट से लौटकर आले के फर्श पर रखी पत्थर की सिल उठा ली। सिल उठाकर वह सीधा कोठरी के बीचों बीच पहुंच गया और दोनों हाथों से सिर को ऊपर उठाए वह क्षण भर के लिए ठिठका। सूअर के मुंह थूथनी अभी भी अपने पैरों पर थी और वह खरबूजे के छिलकों को सूंघ रहा था। उसकी लाल लाल आंखें मिचमिचा रही थीं। अगर यह हिले डुले नहीं और सिल सीधी उसके सर पर जा पड़े तो यह वहीं बार करेगी और ये मर जाएगा। फिर दोनों हाथों से तौलकर नत्थू ने सिर को सूअर पर दे मारा। आले में रखे दिए की लौ थरथराई और दीवारों पर साए डोल गए। सिल सूअर के लगी थी, लेकिन नत्थू ठीक तरह से नहीं जानता था कि कहाँ लगी। सूअर जोर से किक्याया और सिल खटाक से फर्श पर जा गिरी। नत्थू सिल फेंकते ही पीछे हट गया और सूअर की ओर घूर कर देखने लगा। नत्थू को जैसे आश्चर्य हुआ। सूअर की अधमुदी आंखें मिचमिचा रही थीं और उसकी थूथनी अब भी अगली टांगों पर टिकी थी। सहसा वह गुर्राया। दिए की अस्थिर रोशनी में सूअर एक काले पुंज की तरह आगे बढ़ता जा रहा था। सिल उसके माथे पर पड़ी, जिससे वह शायद चकरा गया था और उसे ठीक तरह से दिखाई नहीं दे रहा था। नत्थू डर गया। उसे लगा कि ये उसकी तरफ आ रहा है और उसे काट खाएगा। उसने झट से दरवाजा खोला और कोठरी से बाहर हो गया। किस मुसीबत में जान फंस गई, वह बुदबुदाया और आंगन में आकर मुंडेर के पास खड़ा हो गया। बाहर पहुंचकर स्वच्छ बहती हवा में उसे राहत मिली। कोठरी की घुटन और बदबू में वह परेशान हो गया था। पसीने से तरबतर बाहर की हवा का झोंका लगते ही उसे आनंद का अनुभव हुआ। क्षण भर के लिए उसे लगा जैसे वो फिर से जी उठा है। उसकी शिथिल मरी हुई देह में फिर से जान आ गई। मुझे क्या लेना देना इस काम से। सालोत्री को सूअर नहीं मिलता तो न मिले, मेरी वला से मैं कल मुराद अली के सामने 5 का नोट फटक दूंगा और हाथ जोड़ लूंगा। यह मेरे बस का नहीं। मैं यह काम नहीं कर सकता। मेरा क्या बिगाड़ लेगा। 2 दिन मुंह बनाए रहेगा। मैं घुटनों पर हाथ रखकर उसे मना लूंगा। मुंडेर के पीछे वह छिटका खड़ा था। चांद निकल आया था और चारों ओर छिटकी चांदनी में उसे आसपास का सारा इलाका पराया पराया और रहस्यपूर्ण सा नजर आ रहा था। सामने से गुजरने वाली बैलगाड़ियों की कच्ची सड़क इस वक्त सूनी पड़ी हुई थी, मूक और शांत।
दिन भर उस पर उत्तर से गांव से आने वाली बैलगाड़ियों की खटर खटर और बैलों के गले में बधी घंटियों की टुनटुन सुनाई देती थी। उत्तर की तरफ से बैलगाड़ियां आती थीं। उनके पहियों से सड़क पर गहरी लीकें बन गई थीं और मिट्टी घिस पिस कर इतनी बारीक हो गई थी कि पैर रखते ही पैर घुटनों तक मिट्टी में धंस जाते थे। सहारे से छोटी छोटी झाड़ियां और बेरों के पेड़ और कटीले थोर के झुरमुट धूल से अटे थे और चांदनी रात में धुले धुले से लग रहे थे। मैदान के पार स्मशान था, जिसके पीछे 2 कोठरियों में एक डोम रहता था। इस समय एक के साथ एक सटी हुई उजड़ी हुई सी लग रही थी। किसी भी कोठरी में दिया नहीं टिमटिमा रहा था। डोम रात को शराब पिए हुए चिल्लाता बड़बड़ाता रहा और उसकी आवाज मैदान के पार कोठरी तक आ जाती थी, पर इस वक्त जैसे वह मरा पड़ा था। नत्थू को सहसा अपनी पत्नी की याद आई, जो इस वक्त आराम से चमारों की बस्ती में सोई पड़ी होगी। यह झंझट मोल न लिया होता तो इस वक्त वह उसके पास होता, उसकी अलस गदराई देह उसकी बाहों में होती। अपनी युवा पत्नी को बाहों में भर पाने की ललक उसे बुरी तरह से बेचैन करने लगी। न जाने कितनी देर तक वह उसकी राह देखती रही होगी। उससे बिना कुछ कहे सुने वह घर से चला आया था। एक ही शाम उससे दूर रहकर वह परेशान हो उठा था। नत्थू चमार था, जो खाल निकालने का काम करता था। कच्ची सड़क दाएं हाथ को दूर तक जाकर नीचे उतर गई थी। इस वक्त चांदनी में कितनी साफ सुथरी धुली सी थी। थोड़ी दूर जाने पर ही यह वीरान इलाका खत्म हो जाता था और कच्ची सड़क शहर को जाने वाली पक्की सड़क से मिल जाती थी। चारों ओर चुप्पी छाई हुई थी। दूर बाईं ओर नीचे की इमारत थी, जो चांदनी में चपटे काले डिब्बे सी लग रही थी। दूर दूर तक खाली जमीन पड़ी थी, जिस पर जगह जगह कटीली झाड़ियां और छोटे छोटे पेड़ थे। बहुत दूर फौजी छावनी की बारकें थीं, अलग अलग, जहां तक पहुंच पाने में घंटों लग जाया करते थे। उसे सहसा दूर शेखों के बाग की घड़ी ने 3 बजाए और नत्थू की सारी देह थरथरा गई। उसकी नज़र उसके हाथ पर गई, जिसमें अभी भी वह छुरा पकड़े हुए था। एक गहरी टीस उसके मन में उठी। अब क्या होगा? वह यहाँ पर क्या खड़े होके कर रहा है, जबकि सुअर अभी तक नहीं मरा? जमादार छकड़ा लेकर आया या आता ही होगा। वह उसे क्या कहेगा, क्या जवाब देगा? आकाश में हल्की सी पीलिमा घुल गई थी। पौ फटने वाली थी और वह अभी भी अपने काम से निपट नहीं पाया था। उसे अपनी स्थिति पर रुलाई आने लगी थी। घबराया हुआ सा वह कोठरी की ओर गया। धीरे से दरवाजा खोलकर उसने अंदर झांका। कोठरी का दरवाजा खुलते ही बदबू का भभूका सा उठा, लेकिन दिए की रोशनी में उसने देखा कि कोठरी के बीचों बीच सुअर खड़ा है, निश्चल सा, मानो घूम घूम कर कह रहा हो। निढाल सा लग रहा था। किसी अंतः प्रेरणावश नत्थू को लगा जैसे अब उसे मार गिराना कितना कठिन नहीं होगा। नत्थू ने दरवाजा भेड़ दिया और फिर आले के नीचे छुपकर चुपचाप से गया। उसकी ओर एकटक देखने लगा। नत्थू ने अंदर न जाने क्या आया। नत्थू को लगा जैसे सुअर का नथुना ज्यादा लाल हो रहा है। उसकी आंखें सिकुड़ी हुई हैं। वह आंखें फाड़ फाड़ कर उसकी ओर देखने लगा। सुअर सचमुच हिला था। वह सचमुच ही बोझिल स्थित गति से आगे की ओर नत्थू की ओर बढ़ने लगा था। 1-2 कदम दाएं बाएं झूलकर चला और अजीब सी आवाज सुअर के मुंह से निकली। नत्थू फिर से छुरा ऊंचा उठाकर फर्श पर पैरों के बल बैठ गया। सुअर ने 2-3 कदम और आगे की ओर बढ़ाए। उसका नथुना अपनी पैरों की ओर और झुक गया और पास पहुंचते ही वह लुढ़क कर गिर गया।
और वह वहीं ढेर हो चुका था। उसने छुरा वहीं फर्श पर रख दिया, मगर उसकी आंखें अभी भी सुअर पर थीं। तभी दूर पड़ोस से किसी घर में किसी के मुर्गे ने पर फड़फड़ाए और बांग दी। उसी समय दूर कच्ची सड़क पर हिसकोले खाते छकड़े की आवाज आई और नत्थू ने चैन की सांस ली। प्रभात फेरी में भाग लेने के लिए आरंभ में 2 गिने चुने लोग ही पहुंचते थे। बाद में गलियां और बाजार लांघते हुए जिस किसी का घर रास्ते में पड़ता वह तोंद खुजलाता, जमाइयाँ लेता, साथ में शामिल हो जाता। हवा में अभी खुशकी थी। रात को कमरे के अंदर सोते थे, फिर भी सुबह सुबह कंबल ओढ़ने की जरूरत रहती थी। प्रभात फेरी में शामिल होने वाली बड़ी उम्र के लोग कंटों पे चढ़ाकर आते थे। सेखों वाले बाग की घड़ी में 4 बज गए। कांग्रेस कमेटी के दफ्तर के सामने सड़क पर केवल 2-3 व्यक्ति खड़े अन्य सदस्यों की राह देख रहे थे। खुफिया पुलिस के 2 सिपाही साधारण कपड़े पहने थोड़ी दूर पर अभी भी खड़े थे। तभी दूर अंधेरे में रोशनी नजर आई। कोई आदमी हाथ में हरिकेन लैंप उठाए बड़ा बाजार का मोड़ काटकर उस ओर आने लगा था। लैंप की रोशनी के दायरे में उस आदमी का केवल पाजामा ही नजर आ रहा था। लगता था धड़के बिना 2 टांगें चली आ रही हैं। लो बक्सी जी आ गए। दूर से पाजामा पहचान कर अजीज बोला। बक्सी जी कहा करते थे 4 बजे का मतलब है 4 बजे, न 1 मिनट इधर न 1 मिनट उधर। पर आज वह स्वयं लेट आ रहे थे। बक्सी जी ही थे बलगमी शरीर वाले जिला कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी। उम्र रसीदा आदमी, देह शिथिल पड़ गई थी, पर वह न आए तो कोई भी नहीं आएगा। प्रभात फेरी के लिए कोई पहुंचेगा ही नहीं। उनके नजदीक पहुंचने पर अजीज ने छूटते ही शेर पढ़ा। मुल्ला मियाँ मिसालची तीनों एक समान, लोकां नू दस्सड़ चाड़ना आ पढ़ो जाड़। बक्सी जी ने नजदीक पहुंचकर अपनी सफाई में कहा, रात देर से सोए, सुबह नींद ही नहीं खुली। फिर दुआ सलाम करने के बाद छूटते ही बोले, मास्टर रामदास नहीं आए। जब आज़ादी का समय था तो प्रभात फेरी निकालते थे, दंगे न भड़कें, हिंदू मुस्लिम एकता बनी रहे। लेकिन फिर भी लोग करने वाले 100 में 2 ही 4 होते हैं, लेकिन बदनाम 100 भी हो जाते हैं। जवाब अजीज ने दिया, वह गाय दूह कर आएगा, इससे पहले थोड़े ही आएगा। जब तनख्वाह बढ़वानी थी तब तो रात के 11 बजे भी बुलाओ तो आ जाता था। अब तनख्वाह बढ़ गई, उसे क्या गर्ज पड़ी है कि वक्त पर आए। दूर अंधेरे में नए मोहल्लों की ओर से ऊंचे लंबे कद का एक आदमी सिर से पांव तक सफेद कपड़ों में मलबूस ढलान चढ़कर सामने की ओर से आता नजर आया। लो देखो आ गए जिनके पल्ले सच है। मेहता जी तुम सचमुच लीडर लगते हो। मेहता जी हो गए रामदास मास्टर, बक्सी जी, अजीज, ये पात्र हैं, पूछे जा सकते हैं। मेहता जी ने पास आकर लोगों के बारे में दरियाफ्त किया कि अजीज सिंह पहुंचा या नहीं। देशराज, शंकर, मास्टर रामदास सभी कहाँ हैं। फिर बक्सी जी की ओर मुखातिब होकर बोला, मैंने कहा था 4 बजे का वक्त देना ठीक नहीं प्रभात फेरी के लिए। 4 बजे का वक्त दोगे तभी कहीं 5 बजे प्रभात फेरी पर निकल सकोगे। बक्सी जी ने जवाब दिया, 5 का वक्त देते तो धूप निकल आने पर भी लोग इकट्ठे नहीं हो पाते। खुद तो देर से आते हो और हमें कहते हो यह वक्त नहीं देना चाहिए। वह वक्त नहीं देना चाहिए कहते हुए बक्सी जी ने चादर के नीचे बास्कट की जेब में हाथ डालकर सिगरेटों की डिब्बी निकाली। अजीज ने मेहता जी से फिर चुटकी ली, दूर से आप सचमुच लीडर लगते हो मेहता जी।
आप किसी से कम है मेहता जी, वाह वाह, आपकी अपनी शख्सियत है। उस दिन मोटरों के अड्डे पर खड़ा था तो एक आदमी दूसरे से पूछने लगा, क्या वह जवाहरलाल नेहरू खड़ा है? और मेहता जी ने दोनों हाथों से अपनी गांधी टोपी का जाविया थोड़ा टेढ़ा करते हुए कहा, बहुत लोगों को मुगालता हो जाता है। मैं कद में उनसे थोड़ा लंबा हूं। मेहता जी ने संजीदगी से कहा, नहाकर आए हो मेहता जी? कश्मीरी लाल बोला। बाहा, यह भी कोई पूछने की बात है? मैं सदा नहाकर आता हूँ, गर्मी सर्दी मेरा यह नियम है। प्रभात फेरी पर तो नहाए बिना किसी को आना ही नहीं चाहिए। कश्मीरी लाल, तू अपनी बता, तूने मुंह भी धोया है या नहीं? तभी दूर ढलान की ओर से फिर आवाज आई, लेफ्ट लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट। लो, जनरल भी पहुंच गया, बख्शी जी ने कहा, और सभी हंस पड़े। लैंप की रोशनी सबसे पहले उसके फटे जूतों पर पड़ी। कुछ पता नहीं चलता था कि वे स्लीपर थे या जूते। जूतों के लगभग 6 इंच ऊपर खाकी पतलून शुरू होती थी, उसके ऊपर खाकी कोट जिस पर गांधी और नेहरू के जितने तमगे जनरल को मिल सकते थे उसने लगा रखे थे। साथ में रंगीन थिगलियां डोरे सूखे हुए बुढ़ाऊ शरीर पर मुचड़ा हुआ खाकी कोट लटक रहा था। ऊपर खसखस दाढ़ी नुची हुई और सबसे ऊपर मूंगिया रंग की पगड़ी। जनरल ही एक ऐसा आदमी था जो आंदोलन हो या न हो जेल जाता रहता था, जलसे हो या न हो शहर में स्वयं तकरीरें करता फिरता था। बगल में छोटा सा वैद दवाएं व सदा कभी एक मोहल्ले में कभी दूसरे में घूमता नजर आता। मुनादी करने के लिए तांगा निकलता तो तांगे में बैठने वाले 3 आदमियों में से एक आदमी जरूर जनरल का हुआ करता था। जलसा शुरू होने पर सबसे पहले जनरल की तकरीर होती थी, जिसमें उसकी खोखली फुसफुसाती आवाज केवल आगे बैठे चंद आदमियों तक ही पहुंच पाती थी। जनरल के पहुंचते ही कश्मीरी लाल ने चुटकी ली, जनरल कल जलसे से क्यों भाग गए थे? जनरल ने आवाज पहचान कर अपनी छोटी आंखों से कश्मीरी लाल को घूर कर देखा और बेंत बगल में दबाते हुए बोला, मैं सुबह सुबह तुम जैसे आदमी के मुंह नहीं लगना चाहता, दूर रहो तुम। बख्शी ने कश्मीरी लाल को रोका, यह कौन सा वक्त है छेड़खानी करने का, बस चुप रहो तुम। इतने में चौड़े पायचों वाला पाजामा फड़फड़ाते हुए शंकर लाल पहुंच गया। अंधेरे में प्रभात की पीलिमा मिलने लगी थी। दाएं हाथ बैंक की ऊंची दीवार पर से अंधेरे की ओर परत झरकर गिर गई थी। सड़क के पार आर्य स्कूल की इमारत में हलवाई की अंगीठी में से धुआं उठने लगा। बगल वाली गली में हवाखोरी के शौकीन खखारते हुए छड़ी ठकोरते किसी वक्त निकलने लगे थे। कहीं कोई महिला मुंह सिर लपेटे गुरुद्वारे की ओर नजर आती थी। बख्शी जी ने हाथ में पकड़े हरी कैन लैंप को ऊपर उठाया और फूंक मारकर बत्ती बुझा दी। क्यों, हम पहुंचे हैं। बख्शी जी, तो आपने बत्ती ही गुल कर दी, शंकर मुनादी वाले ने कहा। क्यों, तूने मेरा चेहरा देखना है या मेहता जी का देखना है? बख्शी जी बोले, तेल जाया होता है या कांग्रेस कमेटी का लैंप नहीं है, मेरा अपना लैंप है। कांग्रेस कमेटी से तेल की मंजूरी ले लो, मैं इसे दिन रात जलाए रखूंगा। इस पर तभी आवाज में कश्मीरी लाल की पीठ पीछे खड़े खड़े शंकर बोला, सिगरेटों के लिए आपको मंजूरी की जरूरत नहीं तो मिट्टी के तेल के लिए ही जरूरत क्या होगी? बाग के बख्शी जी ने सुन लिया पर जहर का घूंट पीकर चुप बने रहे। ऐसे लोफरों के मुंह लगना वो अपना अपमान समझते थे। आप तो मालिक हैं बख्शी जी, आपको मंजूरी की क्या जरूरत? आपके हुक्म के बिना तो चिड़ी तक पड़ न फड़फड़ाती। शंकर बोला और फिर मेहता जी की ओर मुखातिब होकर बोला, जय हिंद मेहता जी। जय हिंद, मैंने आपको देखा नहीं। वाह जी, बैग की सभी जगह जरूरत रह सकती है, बीमा का ग्राहक भी फंस सकता है।
कभी जवान भी बंद कर लिया कर शंकर। मेहता जी तेरे से 3 गुनी उम्र के हैं, बड़ों के कम से कम बड़ा समझा करो। मैंने क्या कहा? मैंने यही पूछा है ना कि बैग नहीं लाए। मैंने यह तो नहीं पूछा कि सेठी से 50,000 का बीमा मिला या नहीं मिला। शंकर ने तीर छोड़ दिया। आमतौर पर शंकर इस ढंग से लगाकर बात नहीं करता था। मुंहफट आदमी था, जली कटी मुंह पर सुनाता था। पर अब 50,000 के बीमे वाली चोट बहुत बुरी थी। मेहता जी ऐसे सहमे कि एक शब्द मुंह से नहीं कह पाए। मेहता जी छोटी हस्ती नहीं थे। कुल मिलाकर 16 वर्ष जेलों में काट कर आए थे और जिला कांग्रेस कमेटी के प्रधान थे और सबसे उजली खादी पहनते थे। उन पर यह आरोप लगाना बड़ी हिमाकत थी, पर अरसे से अफवाह चली आ रही थी कि सेठी ठेके वाले का 50,000 का बीमा उन्हें मिलने वाला है और इसके एवज मेहता जी सेठी को चुनाव में कांग्रेस का टिकट दिलवाने वाले हैं। यह तो भौंका है मेहता जी, इसकी बात तो बस सुनो और छोड़ो। मैंने यह तो नहीं कहा कि मेहता जी ने टिकट का वादा किया और सिफारिश जिला कमेटी करेगी। अंदर खाते प्रधान और मंत्री फैसला कर लें तो अलग बात है, पर यह काम हम नहीं करने देंगे। दोनों प्रधान और मंत्री खड़े सुन रहे हो। बड़े बड़े ठेकेदारों को टिकट मिलने लगा तो बस कांग्रेस खत्म हुई। मेहता जी वहां से हटकर कश्मीरी लाल से बातें करने लगे। बख्शी जी ने एक और कांग्रेस सिगरेट सुलगा ली थी। मेहता जी जो 16 साल जेल में काट के आए, जिला कांग्रेस कमेटी के प्रधान थे। कुछ याद रखने योग्य लाइनें हैं, नाम हैं। जो परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं वो इनको लिख सकते हैं नोट्स के तौर पर। शंकर जी की ओर मेहता जी की वास्तव में पटती नहीं थी। यह उस दिन से नहीं पटती थी जब से लाहौर में होने वाले एक सम्मेलन में, जिसमें नेहरू जी भाग लेने वाले थे, जिला कमेटी की ओर से कुछ प्रतिनिधि भेजे गए थे और मेहता जी ने शंकर का नाम उस लिस्ट में नहीं रखा था। शंकर फिर भी लाहौर पहुंच गया और सम्मेलन में भाग लेता रहा। इतना ही नहीं, सम्मेलन के दौरान विशाल पैमाने पर एक सहभोज का आयोजन किया गया था जिसमें नेहरू जी शरीक हुए थे। सभी प्रतिनिधियों से इस सहभोज के लिए 8-8 आने लिए गए। अपने प्रतिनिधियों का चंदा मेहता जी ने कांग्रेस फंड से दिया था। वहां भी शंकर का चंदा उन्होंने देने से इनकार कर दिया। शंकर बहुत बड़ा था और बावजूद मेहता जी की उपेक्षा के सहभोग में शामिल हुआ और मेहता जी के ऐन सामने पांत में बैठा था और भूखे भेड़िए की तरह खाने पे टूट पड़ा। हाथ भी सने हुए और होठ भी, और दाल सब्जी बांटने वालों पर चिल्लाए जा रहा था, खाने बैठा है शंकर तो इंसानों की तरह तो खा, हमारी जिला कांग्रेस की रुसवाई करवा रहा है। इस वक्त चुप रहिए मेहता जी, यह कांग्रेस के पैसे से नहीं खा रहा हूँ, अपने पैसों से खा रहा हूँ, अपना जर खर्चा है। आपके साथ लौटकर बातें होंगी। मैंने आप जैसे बहुत देखे हैं। क्या देखे हैं ओए? तू सारा वक्त बकता रहता है, तू घर चलकर मेरा क्या कर लेगा? लाहौर से लौटने पर शंकर ने मेहता जी को सचमुच आड़े हाथों लिया। प्रदेश कांग्रेस के चुनाव होने वाले थे और प्रत्येक जिला कमेटी से 4 सदस्य भेजने की योजना थी। मेहता जी ने अन्य 3 सदस्यों के साथ चौथा नाम कोहली का तजवीज़ किया। कोहली जरूर जिला कमेटी की ओर से चुन लिया जाता अगर शंकर बेहूदगी नहीं करता। स्क्रूटनी कमेटी की मीटिंग चल रही थी जब शंकर उठ खड़ा हुआ था। माफ कीजिए, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। मेहता जी का माथा ठनका। यह स्क्रूटनी कमेटी की मीटिंग हो रही है, जो सवाल पूछना हो बाद में पूछ लेना। मैं आपसे नहीं, स्क्रूटनी कमेटी से पूछना चाहता हूँ। फिर वह बड़े नाटकीय अंदाज से इस इंतजार में खड़ा कि स्क्रूटनी के प्रधान उससे कहें, तब वह बोले। कहो क्या है? प्रधान ने कहा। मैं पूछ सकता हूँ कि कांग्रेस सदस्यता के नियम क्या हैं? तुम काम की बात करो, उल्टी सीधी बात करने का यह वक्त नहीं।
मेहता जी, मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूँ, आप खामोश रहिए। कहने दो। हाँ बोलो भाई शंकर, क्या कहते हो? कांग्रेस की सदस्यता के क्या नियम हैं? सदस्य 4 आने सालाना चंदा देता हो, शुद्ध हाथ की कती हाथ की बुनी खादी पहनता हो, चरखा काटता हो, और क्या यही? मैं कोहली साहब से दरखास्त करूंगा कि वह 1 मिनट के लिए खड़े हो जाएं। सभी चुप रहे। गुस्ताखी माफ। स्क्रूटनी कमेटी के सामने हर सदस्य को सवाल पूछने का हक हासिल है। मेहता जी गुर्राए। मेहता साहब, आप यहाँ पर प्रधान नहीं हैं। यहाँ पर आपको अपनी रूढ़ पंची चलाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ जी, तो कोहली साहब 1 मिनट के लिए खड़े हो जाइए। कोहली खड़ा हो गया। आप खादी पहनते हैं ना? यह क्या नाटक कर रहे हो तुम? सीधी बात कहो, तुम पूछना क्या चाहते हो? अपना नाड़ा दिखाइए। नाड़ा मतलब आजार बंद, जो पाजामे में होता है। क्यों तुम्हारा मतलब? यह मेंबर की तौहीन है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ मेहता साहब, आप खामोश रहिए। बिना प्रधान जी की इजाज़त के आपको बोलने का हक नहीं। हाँ कोहली साहब, मैंने क्या कहा? आपको दिखाना पड़ेगा। मैं जो बात साबित करना चाहता हूँ उसके लिए वह दिखाना ज़रूरी है। क्या कहा मेहता जी? मैं लोफर हूँ? तो आप सोहदे हैं। मुझसे कुछ मत कहलवाइए, मैं स्याह सफ़ेद सब जानता हूँ। कोहली ने अचकन का पल्ला उठाया, नीचे से खादी के कुर्ते का अगला भाग ऊपर किया। नीचे पीले रंग का अजारबंद लटक रहा था। शंकर लपक कर आगे बढ़ा और नाड़े को पकड़ लिया। देख लीजिए साहिवान, नाड़ा रेशमी है, हाथ के कते सूत का नहीं, मशीनी है, अकड़े का है। आप खुद छूकर देख सकते हैं। तो फिर क्या हुआ? कांग्रेस सदस्य रेशमी नाड़ा पहनते हैं और आप उसे प्रादेशिक कांग्रेस का उम्मीदवार बनाकर भेजेंगे। कांग्रेस के कोई